हाय एवरीवन। आज हम मंथन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसके लिए नहीं है। तो दो लोगों के लिए भी वीडियो नहीं है। फर्स्ट, जो लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिनको खुद कंपनियों के बारे में जानने में इंटरेस्ट नहीं है, वो ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं। सेकंड, जिनको थोड़ा सा भी ऑलरेडी ये आइडिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है, वो लोग भी शायद ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो एक उन लोगों के लिए है जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो आप बोल सकते हो कि ये एक बिगिनर्स वीडियो है, राइट। तो जो लोगों को भी थोड़ा सा भी पता है वो इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उतना डिटेल में नहीं जाएगा, राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट थिंग इज, हमें क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना ज़रूरी है। तो उसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट है, मान लो कि आप दिखने में बहुत ही हेल्दी इंसान हो, कोई भी, यानी आप किसी भी इंसान को देखते हो वो दिखने में बहुत ही हेल्दी दिख रहा है, राइट। बट जब तक वो जाके हॉस्पिटल में ब्लड रिपोर्ट्स नहीं करवाता, दूसरे रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं करवाता, वो चीज़ समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि क्या वो उसे कोई डिसीज़ है, या उसके ब्लड में शुगर कम है, शुगर ज़्यादा है, उसका टीजी अप या डाउन तो नहीं है। तो उसको कोई भी बीमारी है या नहीं, उसे जानने के लिए हर बार डॉक्टर हमें ब्लड रिपोर्ट करवाने के लिए या एक्सरे, एमआरआई, डिफरेंट रिपोर्ट्स करवाने के लिए कहता है। तो उसी तरीके से अगर आपको समझना है कि कोई कंपनी अच्छी है या नहीं, तो उसके लिए आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड है बैलेंस शीट, राइट, जिसमें असेट और लायबिलिटीज के बारे में बताया जाता है, और थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ये 3 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मुझे लगता है ये मिनिमम आपको पता होने चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो, खुद कोई कंपनी को जानने में, समझने में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको ये स्टेटमेंट्स को पढ़ना आना ही चाहिए, राइट। दूसरा रीजन है कन्विक्शन, यानी अगर आप सोच रहे हो कि इन फ्यूचर मैं खुद कोई कंपनी में इन्वेस्ट करूं, राइट, तो उसके दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो आप कहीं पे न्यूज़ में पढ़ो, किसी फ्रेंड्स ने बताया, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड ने उसे खरीदा है, या एक्स वाई जी रीजन, राइट। अगर आपने कहीं पे भी वो कंपनी को देखा और आपने खुद उसको जाके परचेस कर लिया, राइट। दूसरा है कि आपने खुद उसकी थोड़ा सा रिसर्च किया हुआ है, आपको ट्रस्ट है कि ये कंपनी आगे अच्छा ही करेगी, तो आप उस कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। अभी जब भी आप देखोगे जितने भी इन्वेस्टर अभी तक हो गए हैं, राइट, उनमें एक चीज देखोगे तो क्या था कि उन्होंने एक बार पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आपका रोल खत्म नहीं हो जाता, आपको वो पैसे इन्वेस्ट करने के बाद उसमें बने रहना पड़ता है, राइट। कहने का मतलब है, आपने वो कहावत सुनी होगी कि टाइमिंग द मार्केट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। तो अगर आप एक बार जब शेयर मार्केट में या किसी कंपनी में या किसी म्यूचुअल फंड में जब आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हो, फिर उसमें बने रहना लंबे समय तक, लंबी अवधि तक, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आज ही हम बहुत सारी न्यूज़ पढ़ते हैं कि इंडिया पे 25% टैरिफ आ गया या 50% टैरिफ आ गया, तो हमारे माइंड में वो चीज़ चलने लगती है कि क्या शेयर मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट। वो शायद उतना सही माइंडसेट नहीं है। हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमने जिस कंपनी में या जिस म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाए हैं, राइट, वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर वो अच्छी है तो एक खराब समय को भी वो इजीली पास ऑन कर जाएगी, राइट। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कन्विक्शन, राइट। तो कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। जब आपको खुद एक ट्रस्ट बैठ जाता है कि
ये कंपनी अच्छी है, इसके स्टेटमेंट्स मैंने पढ़े हैं, इसका कैश फ्लो अच्छा है, इसका प्रॉफिट हर क्वार्टर अच्छा है, वो प्राइस, वो जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो सही में कंपनी रियलाइज कर पा रही है। तो ये सारी चीजें जब आप खुद देख लेते हो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो जो कन्विक्शन आता है वो किसी और के कहने से नहीं आ सकता। जब आपको एक बार वो ट्रस्ट बैठ जाता है, फिर आप उस कंपनी में बहुत ही लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट रह सकते हो, राइट। जब तक आपको लगे कि जिस भी पर्पज से आपने उस कंपनी को लिया है, उसका ग्रोथ देख के या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च देख के या जो भी XYZ रीजन, राइट, बट उसमें बने रहने के लिए आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ने आना जरूरी है, राइट। तो ये तो बात हो गई कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, राइट। सेकंड थिंग कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो क्यों इस चीज को करते नहीं है। जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम दी engineering background, right? इवन दो मुझे इंटरेस्ट था तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ना स्टार्ट की, राइट। एंड इवन मेरे एक मेंटर है, वो मुझे हमेशा कहता है कि यू डू नॉट नीड टू वेट फॉर समथिंग टिल इट बिकम्स परफेक्ट, राइट। अगर आप कोई चीज़ को ऊपर ऊपर से भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर दो, तो फिर प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ बेहतर और बेहतर बनती चली जाती है, राइट। तो हम ये चीज़ करते क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी हम पहले सोचते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम के हिसाब से, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, असेट एंड लायबिलिटीज, कैश फ्लो, तो ये सारी चीज़ें हमें लगता है सुन के कि ये सारी चीज़ें सिर्फ CA के लिए बनी हुई है, हमारे कोई काम की नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। अगर हाँ, मैं ये चीज़ जरूर कहूँगा कि अगर आपको हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से जानना है देन इट कैन बी बिकम डिफिकल्ट, राइट। बट अगर आपको स्कीम करना है किसी भी कंपनी को, आपको जस्ट ऊपर ऊपर से देख के आपको ये समझना है कि ये कंपनी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, फाइनेंशियली वो हेल्दी है या नहीं, देन इट्स वेरी इजी। वो जितना साउंड हमें टफ साउंड करती है उतना है नहीं, वो बहुत ही इजी है। अगर आप एक एक चीज को बहुत ही इजीली ब्रेक डाउन करो तो समझने के लिए बहुत ही इजी है, राइट। सो द रियलिटी, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि हम ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कैसे इजी तरीके से समझ सके, राइट। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किसी पर्पस के साथ उसका फॉर्मेशन हुआ है, राइट। अगर आप उस पर्पस को समझ लो तो फिर वो चीज़ें समझने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। जैसे कि आप ऐसा अज्यूम करो कि आपने खुद एक कंपनी बनाई हुई है, राइट, और वो कंपनी आपके स्टार्ट करके लगभग 1 से 2 साल हो चुका है। अभी जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो आपको किस 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 प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके बेसिस पे ही आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बने उसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप 2 साल के बाद अपने फ्रेंड्स को मिलते हो तो आपका फ्रेंड्स आपको आके पूछेगा कि तुमने कंपनी तो बना ली पर तुमने कितना प्रॉफिट किया, तुम्हारा प्रॉफिट कितने कितने परसेंटेज से हर क्वार्टरली ग्रो हो रहा है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप उसे अपने कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा के दे सकते हो, राइट। उसी प्रकार से मान लो कि जब भी आप घर पे बैठे हो और आपके पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हैं, राइट, तो वो पूछेंगे आपको कि ये कंपनी चलाने के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, राइट, कहाँ से आ रहे हैं और उस पैसे से तुम क्या कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें खरीद रहे हो, है ना। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं और उसको कहाँ पे तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या परचेस कर रहे हो, राइट। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको बैलेंस शीट में यानी असेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट्स में मिल जाएंगे। उसी प्रकार से जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आप अपनी वाइफ से बात कर रहे हो, राइट, तो आपकी वाइफ पूछेगी कि ठीक है कंपनी तो चल रही है 1-2 साल से, पर तुम्हारे पास क्या हमारे घर में उतने पैसे आ रहे हैं, राइट। प्रॉफिट लॉस वो तो ठीक है पर पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, राइट। तो वो पैसे आ रहे हैं कि नहीं वो चीज आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाती है, राइट, कि कहाँ से हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, वो प्रॉफिट सही में कंपनी के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट।
हमने जो लोन लिया है उसका पैसा आया है कि नहीं आया है, कितना पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको कंबाइन होकर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में पता चल जाती है, राइट। तो ये तो बात हुई कि ये बेसिकली ये जो तीनों प्रकार के स्टेटमेंट्स है वो बने क्यों हैं, राइट। अभी हम समझते हैं कि उसके अंदर का जो कंटेंट है, जो डिटेल्स है, उसको हम इजीली ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। अभी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में जो भी टर्मिनोलॉजी का यूज़ होता है उसे हम एक के बाद एक समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली और मेन टर्मिनोलॉजी है रेवेन्यू, ठीक है, जिसे कभी कभी हम टॉप लाइन भी कहते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे ऊपर रहता है, इसीलिए उसे कहा जाता है टॉप लाइन, ठीक है। तो रेवेन्यू किसे कहते हैं हम? जब भी हम किसी प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचते हैं तो जो भी अमाउंट हम बिल करते हैं उसे कहा जाता है रेवेन्यू, ठीक है। तो अगर कोई पेंसिल है, मान लो आपने पेंसिल बनाई हुई है और उस पेंसिल को आपने 100 रुपये में बेचा और 100 रुपये का उसका बिल बना, तो उसका जो रेवेन्यू होगा उसे कहा जाएगा 100 रुपीज ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसे हम कहते हैं एक्सपेंस। तो जितना भी खर्चा हमें ये प्रोडक्ट बनाने में लगा वो सारे खर्चे एक्सपेंस में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा हो, तो रॉ मटेरियल का खर्चा, उसके लिए आपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं तो उनकी सैलरी का खर्चा, ठीक है। फिर उसको जहाँ पे अपने कंपनी में बनाया वो प्रोडक्ट, वहाँ से लेके उसे हर लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने जो भी मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग का खर्चा, है ना। फिर लॉजिस्टिक का खर्चा। तो ये जितने भी एक्सपेंस है वो ये एक्सपेंस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी समझने में काफ़ी इजी है। अभी जो नेक्स्ट टू टर्मिनोलॉजी है वो समझने में तो इजी है, ठीक है, पर जब आप सोचते हो ध्यान से तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। मैंने बोला बहुत ही थोड़ा सा, बट जैसे ही आप उसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपके लिए भी वो इजी हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी की जो दो टर्मिनोलॉजी है वो हमने एक ही साथ बहुत ही बड़ा अमाउंट उठाया है या उसको स्पेंड किया हुआ है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैसे दिखाते हैं उसके लिए है। मान लो कि जो हम ये जो एक्सपेंस है वो सारे रेगुलर एक्सपेंस है, यानी हम हर महीने हर क्वार्टर जो एक्सपेंस करते हैं वो इसके अंडर आ जाते हैं, है ना। बट जो एक मोटा मोटा खर्चा है, जो एक हमने बहुत ही बड़ा खर्चा कर दिया एक ही बार, अभी उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए जो दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो ये है, ठीक है। तो उसमें से एक टर्मिनोलॉजी है इंटरेस्ट। ये तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि समझने में काफ़ी इजी है, यानी अगर आपको एक बहुत ही बड़ा खर्चा करना है कंपनी में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए आपने एक बहुत ही बड़ी लोन उठाई हुई है बैंक से, ठीक है। तो वो बैंक को आपको जो हर साल या हर क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो भी इंटरेस्ट पे करना है, वो जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मान लो कि आपने 1,00,000 रुपये बैंक से लिए हुए हैं और 10% पे उसको उठाया हुआ है, तो हर साल आप कंपनी को, हर साल आप उस बैंक को 10,000 रुपये पे करोगे एज ए इंटरेस्ट। तो जो लोन आपने उठाई है, जो आपने बोरो किया हुआ है मनी, उसके अगेंस्ट में आप जो अमाउंट हर साल बैंक को पे करते हो वो इंटरेस्ट में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है वो है डेप्रिसिएशन
एंड amortization। ठीक है, अभी ये क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया कि एक बहुत ही बड़ा आपने खर्चा किया, मान लो कि आपने कोई मशीनरी खरीद ली या कोई व्हीकल परचेस कर लिया या बिल्डिंग परचेस कर ली, तो ये जो सारा एक्सपेंस है वो वन टाइम एक्सपेंस है, वो आप हर साल नहीं कर रहे हो, राइट। तो जब आप एक बहुत ही बड़ा सा खर्चा करते हो किसी के पीछे, तो वो चीज़ का खर्चा एक ही बार में गिना नहीं जाता, ठीक है। वो खर्चा आपने जिस भी चीज़ के लिए किया है उसकी जो सेल्फ लाइफ है, वो सेल्फ लाइफ में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं मोबाइल फ़ोन का। मान लो कि आपने एक 10,000 का मोबाइल ख़रीदा, ठीक है, और उसकी लाइफ है 10 साल तक, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो वो जो 10,000 है वो आप एक ही साल में एक्सपेंस में नहीं गिनोगे, आप उस 10,000 को 10 साल के लिए डिवाइड करोगे, तो हर साल एक 1,000 का खर्चा बनेगा। तो वो जो है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई व्हीकल मशीनरी या बिल्डिंग परचेस करते हो, तो उसका जो अमाउंट है वो उसकी सेल्फ लाइफ के हिसाब से डिवाइड हो जाता है, और पर ईयर का जो अमाउंट निकल के आता है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसी की तरह है अमोर्टाइजेशन। ना ये जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, सारे जो रियल असेट है उसके लिए है ना। तो डेप्रिसिएशन क्या है, वो सब टेंजिबल असेट के लिए है, यानी जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। पर जो इनटेंजिबल असेट है, जैसे कि हो गया पेटेंट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अमोर्टाइजेशन में आती है। मान लो कि आपने आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेस किया है, और वो सॉफ्टवेयर है वो आपने 3 साल के लिए परचेस किया हुआ है, तो उसका जो अमाउंट होगा वो 3 साल में डिवाइड हो जाएगा, और फिर 1 साल का जो अमाउंट निकलेगा वो यहाँ पे एज अ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अमाउंट में आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, सबसे पहले आया रेवेन्यू, ठीक है। उस रेवेन्यू में से आपको जो अपने रेगुलर एक्सपेंस है उसको माइनस करना है, ठीक है। फिर जो आपने अमाउंट बोरो किया हुआ है उसका जो इंटरेस्ट आप हर साल पे करते हो उसको माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी बड़ा सा खर्चा किया हुआ है, अगर वो टेंजिबल असेट में किया है जैसे कि व्हीकल, मशीनरी और बिल्डिंग, तो उसको अपने सेल्फ लाइफ के हिसाब से डिवाइड करना है, और हर साल का उसका कितना खर्चा है वो कैलकुलेट करके आपको डालना है, ठीक है। और उसके बाद आता है अमोर्टाइजेशन, यानी नॉन टेंजिबल असेट, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस हो गया या पेटेंट हो गई, तो वो आपने जितने भी साल के लिए लिया हुआ है और उसका जो अमाउंट है उसके हिसाब से आपको हर 1 साल का कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना है, तो वो भी हो जाएगा माइनस। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस कट होगा, उसके बाद इंटरेस्ट कट होगा, फिर डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन कट होगा। तो इसके बाद जो आपका अमाउंट बनेगा उसको हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट का इनकम टैक्स लगेगा, जो जनरली 30 या 25% के आसपास रहता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इनकम टैक्स माइनस करने के बाद जो फाइनली बाकी रहा उसे कहा जाएगा प्रॉफिट या तो फिर बॉटम लाइन, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे नीचे आता है, उसको कहा जाता है बॉटम लाइन, जो होता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। जो सबसे ऊपर है वो क्या है, बिल्ड अमाउंट, रेवेन्यू है, जिसे हम कहते हैं टॉप लाइन, ठीक है। और जो सबसे नीचे रहेगा उसे हम कहेंगे प्रॉफिट, यानी कि
बॉटम लाइन अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो जो हमारा सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है कैश फ्लो। तो इसे आप उस तरीके से समझिए कि आपने एक तिजोरी रखी हुई है, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। अभी कितना पैसा उस तिजोरी में आ रहा है और कितना उसमें से बाहर जा रहा है, अगर ये फ्लो को अगर आप ट्रैक करते हो तो उसे कहा जाता है कैश फ्लो। ठीक है, उसे आपको अंदाजा आ जाएगा कि मोटा मोटा आपके पास थ्रू आउट द ईयर आपके पास पैसा आया है या फिर आपने पैसा कहीं पे यूज किया हुआ है। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज होता है। अभी जो कैश फ्लो है उसमें 3 कैटेगरीज है। जो पहली कैटेगरी है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो चीज है जो सीधी सीधी आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप बिजनेस जो डे टू डे चला रहे हो उसमें कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ रहा है और कितना पैसा उस बिजनेस से आ रहा है, वो सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चली जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक है प्रॉफिट। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में समझा, उसमें जो सबसे लास्ट में जो प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट सीधा का सीधा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अगर वहां पे हमें नेट पॉजिटिव प्रॉफिट बना हुआ है तो वो प्रॉफिट सीधा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है रिसीवेबल्स। ठीक है, अभी ये रिसीवेबल्स क्या है, तो मान लो कि आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो अपने क्लाइंट को बेच दिया। ठीक है, वो बेच दिया और आपने उसको बिल भी कर दिया, पर आपके पास उसका पेमेंट आया कि नहीं। ठीक है, वो पैसे आपके पास आए कि नहीं या लेने अभी बाकी है, वो चीज कहां पे आती है, रिसीवेबल्स में। अगर रिसीवेबल्स नेगेटिव है तो उसका मीनिंग है कि हमें पैसे लेने बाकी है, यट टू रिसीव। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसका मीनिंग है कि हमारे पास एडवांस पेमेंट आया हुआ है। एडवांस पेमेंट आया हुआ है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिसीवेबल्स। ठीक है, उसी तरीके से है पेएबल्स। पेएबल्स, तो पेएबल्स में क्या है कि अगर आप मान लो कि आपने अपना बिजनेस चलाने के लिए आप सप्लायर से, है ना, कुछ सब असेंबली या कोई पार्ट्स वगैरह लेते हो। ठीक है, तो सप्लायर्स ने जब आपको सामान दिया तो आपको उस सप्लायर को उसका पेमेंट करना है। ठीक है, अभी वो पेमेंट जो है वो अगर आपको देना बाकी है तो वो चला जाएगा पेएबल्स में। ठीक है, तो अगर पेएबल्स पॉजिटिव है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है कि आपको पैसे देने भी बाकी है, क्योंकि वो पैसे जो है वो आपकी तिजोरी में पड़े हुए हैं, तो वो पॉजिटिव्स है। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी दे दिए हैं तो फिर वो नेगेटिव में चले जाते हैं, है ना। तो जो जो पैसा तिजोरी में से बाहर निकला वो नेगेटिव होगा, जो तिजोरी में आ रहा है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर आपको पैसे देने बाकी है तो वो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर आपने ऑलरेडी मान लो कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, यानी मान लो कि नेक्स्ट ईयर जो आप अपना प्रोडक्ट बनाने वाले हो उसके लिए आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो फिर जो आपका कैश फ्लो है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो पैसे ज्यादा दे दिए हैं सप्लायर्स को। ठीक है, तो ये हुआ रिसीवेबल्स, पेएबल्स। और उसके बाद जो
थर्ड कैटेगरी है वो है इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है कि आपने अपना प्रोडक्ट बना के, ठीक है, अपनी कंपनी में रखा हुआ है। ठीक है, तो वो जो फिनिश गुड है उसे हम कहेंगे इन्वेंट्री। ठीक है, अभी इन्वेंट्री में प्लस और माइनस कैसे चेक करेंगे, तो अगर वो इन्वेंट्री, वो जो फिनिश गुड है वो तैयार होके रेडी है ना, बट अभी सेल नहीं हुआ है, तो उसके पैसे हमें, हमारे जो पैसे है वो उसके पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो जो पैसे उसके पीछे लगे हुए हैं तो वो हमारी तिजोरी में से बाहर गए हैं। ठीक है, तो अगर हमारा इन्वेंट्री यानी नेगेटिव में दिखा रहा है तो उसका मीनिंग ये है कि वो सामान बन के रेडी है पर बेचना बाकी है। ठीक है, उसी प्रकार से इन्वेंट्री में पॉजिटिव होने का जो एंट्री है वो बहुत ही चांसेस कम है। ठीक है, बट अगर कहीं पे आपको वो पॉजिटिव दिख जाता है, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या है कि किसी ने आपको वही एडवांस पेमेंट कर दिया है। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी उसका एडवांस पेमेंट आ चुका है, उसे आप मानोगे इन्वेंट्री पॉजिटिव। उसके बाद जो फोर्थ एंट्री उसमें आएगी वो है लोन्स। ठीक है, लोन्स यानी आपने मान लो कि ये जो भी प्रॉफिट आया या जो भी पैसा आपके पास है वो पैसे आपने खुद किसी को एज अ लोन दिए हैं। मान लो कि आपने अपने एम्प्लॉयज को वो पैसे लोन दिए हैं या फिर XYZ एंटिटी को वो पैसे लोन दिए हैं। ठीक है, तो भले ही उस पर रिटर्न इन फ्यूचर आएगा, बट क्योंकि ये पैसे आपकी तिजोरी में से आपने निकाल के किसी को लोन पे दिए हुए हैं, इसलिए उसकी जो एंट्री बनेगी वो कैसी बनेगी, माइनस। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला पार्ट था वो था ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, यानी वही एक्टिविटी जो आपके कोर बिजनेस से आ रही है। ठीक है, वही कैश फ्लो जो आपके कोर बिजनेस से आ रहा है। अभी इसमें जो सेकंड कैटेगरी है, कैश फ्लो के अंदर ही जो सेकंड कैटेगरी है वो है कैश फ्लो ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो भी कैश फ्लो है वो आपके डायरेक्टली कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, पर आप कुछ एडिशनल इन्वेस्ट कहीं पे कर रहे हो तो वो जो चीज है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चली जाती है। जैसे कि आपने कोई लैंड परचेस की, ठीक है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर कोई मशीनरी परचेस की, या तो कोई बिल्डिंग परचेस की, राइट, तो वो आपने भले ही बिजनेस के लिए की है पर वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, यानी डायरेक्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं है, वो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो कोई असेट को परचेस करना, ठीक है, अगर आप उसे परचेस करोगे तो वो पैसे आपकी तिजोरी में से जाएंगे, तो उसकी जो एंट्री बनेगी वो होगी नेगेटिव। ठीक है, उसी प्रकार से कोई असेट को सोल्ड करना, ठीक है, असेट कोई भी हो सकता है, कोई लैंड भी हो सकती है, कोई मशीनरी भी हो सकती है, ठीक है, या तो फिर कोई व्हीकल्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपने उसको सोल्ड किया, जैसे कि सेल कर दिया उसको किसी बंदे को, तो उससे पैसा आएगा और वो आपकी तिजोरी में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर असेट सोल्ड में कोई एंट्री है तो वो हो जाती है कैश फ्लो में पॉजिटिव, क्योंकि वो पैसा आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेस किया है ना, वो इन्वेस्टमेंट कोई भी हो सकता है। मान लो कि आपने कोई म्यूचुअल फंड में वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, या फिर कोई अदर दूसरी कंपनी की इक्विटी में आपने वो पैसे ऐड कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए हैं, है ना, तो वो जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो आपकी तिजोरी में से गए हैं तो उसकी एंट्री बनेगी नेगेटिव। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट परचेस। ठीक है, और अगर आपने
वही शेयर्स को या तो फिर वही जिसमें भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, उसको अगर आपने सेल कर दिया, ठीक है, तो जैसे ही आप सेल करोगे तो उससे पैसा आएगा तिजोरी में, ठीक है, तो उसकी जो एंट्री है वो बनेगी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो बात हुई वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा जो है, थर्ड वन, वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या चीज आएगी, वो सारा कैश फ्लो जो आपके बिजनेस को चलाने में यूज हो रहा है ना, उसके रिलेटेड आप कैसे अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हो, वो सारी चीजें आ जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो मान लो कि आपको कुछ नए मशीन्स लेने हैं या नई बिल्डिंग्स लेनी है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो वो पैसे आप कहां से लाओगे, उसके दो तरीके हैं। या तो आप किसी को कंपनी की इक्विटी ऑफर करो, है ना, तो जब भी आप कंपनी की इक्विटी किसे ऑफर करते हो और उस बंदे को या उस पार्टी को अपनी इक्विटी देके जो पैसे आते हैं वो चले जाते हैं इक्विटी कैटेगरी में, ठीक है, वो पैसे चले जाते हैं इक्विटी कैटेगरी में। पर उसकी जगह अगर आपने बैंक में जाके कोई लोन लिया है, ठीक है, तो वो जो लोन है उसे कहा जाएगा प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स, ठीक है। तो जैसे इक्विटी भी है, इक्विटी अगर आप किसी को दोगे, है ना, तो उससे पैसा तिजोरी के अंदर आएगा, तो वो जो कैश फ्लो होगा वो होगा पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर आपने लोन भी ली, उससे भी जो पैसा आ रहा है वो तिजोरी के अंदर जा रहा है, तो वो कैश फ्लो होगा पॉजिटिव, ठीक है। बट मान लो कि आपने लोन को चुका दिया, है ना, रीपेमेंट कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी अपने लोन को चुका दिया, तो उसका जो पैसा है वो तिजोरी में से जाएगा, इसलिए उसका जो फ्लो बनेगा वो बनेगा कैश फ्लो, उसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी नेगेटिव, ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि आपने डिविडेंड, जो कंपनी का जो डिविडेंड जो प्रॉफिट आया है, वो प्रॉफिट आपने अपने स्टेक होल्डर में डिवाइड करने के लिए सोचा, यानी या तो आप जो भी हर साल कंपनी का प्रॉफिट आता है उसे आप कंपनी में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कोई असेट को परचेज करने के लिए या रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, या तो फिर आप अपने स्टेक होल्डर को वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे सकते हो, राइट, जिसे कहा जाता है डिविडेंड। तो अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो वो जो डिविडेंड की एंट्री बनेगी वो बनेगी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि वो पैसा जो आया हुआ था प्रॉफिट से, वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो आपने अपने स्टेक होल्डर के बीच में शेयर किया, वो जो एंट्री बनेगी वो बनेगी नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो चार चीजें हैं वो आ जाएगी फाइनेंशिंग एक्टिविटी में। लास्ट में एक चीज जो मैंने मिस कर दी, जो सबसे पहली कैटेगरी थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, उसमें एक टर्मिनोलॉजी और आती है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो अगर आपको याद हो कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहे थे, उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक टर्मिनोलॉजी थी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो वो जो पैसा है एक्चुअली क्या होता है कि हम एक ही बार में पे कर देते हैं, पर उसकी एंट्री अकाउंटिंग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हर साल होती है, ठीक है। तो पर वो पैसा जो है वो एक्चुअली हर साल आपके तिजोरी में से जाता नहीं है, ठीक है।
तो जब हम कैश फ्लो बना रहे हैं, जब हम कैश फ्लो का काउंटिंग कर रहे हैं, तो वो जो पैसा हमने डेप्रिसिएशन में कट किया हुआ था, ठीक है, जो एक्चुअली पेमेंट हुआ था एक ही बार में, है ना। अभी नेक्स्ट ईयर फिर से हमें वही चीज का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो वो जो पैसा है वो हम फिर से यहाँ पे ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो में, ठीक है। तो वो जो चीज है वो भी चली जाती है चेंज इन वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा, एक वो जो हमारा डेप्रिसिएशन था, और amortization जो था वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लो कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए कोई पैसा, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए ऑलरेडी आपने रॉ मटेरियल परचेज करके रखा हुआ है, या कोई भी चीज है, ठीक है, जिसमें आपने एडवांस में, आपको एक फोरकास्ट है कि नेक्स्ट ईयर मुझे इतना मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए आप जो भी एडवांस में खर्चा करते रखते हो वो चीज भी चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आ जाती है, तो एडवांसेस, ठीक है। और उसी में एक चीज आएगी इंटरेस्ट पेड, क्योंकि जो आपका लास्ट में जो प्रॉफिट था, इसमें जो भी आपने इंटरेस्ट को पे किया है ना, तो वो प्रॉफिट आपका तिजोरी में से जा रहा है, तो उसकी जो एंट्री बनेगी वो भी बनेगी नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें थी वो थी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के लिए, यानी जो हमारा सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो तीसरा एंड आखिरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमें क्या बताता है कि हम बिजनेस चलाने के लिए जो भी पैसे जहां से भी इकट्ठे कर रहे हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हो या बैंक हो या कहीं भी और से जहां से भी पैसे आ रहे हैं, वो पैसे हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, अगर वो हमें जानना है तो हमें देखना पड़ेगा बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमें क्या दिखाती है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि मान लो कि आपका जो भी बिजनेस है वो आपको बेचना है किसी और को, पूरी की पूरी कंपनी आपको किसी को बेच देनी है, ठीक है। तो जो भी बायर होगा वो सिर्फ उतना ही नहीं देखेगा कि उस कंपनी में अभी क्या है, यानी उसके असेट्स क्या है, उसके मशीनरीज की वैल्यूज क्या है, उसका रॉ मटेरियल जितना पड़ा है उसकी वैल्यू क्या है, उस पे ही सिर्फ उसका वैल्यूएशन डिसाइड नहीं होता, पर कौन से पैसे आपको लेने बाकी है, ठीक है, और कौन से पैसे आपके पास आने वाले हैं, तो वो सारी चीजें मिला के उसकी वैल्यूएशन डिसाइड होती है। मान लो कि आपकी कंपनी की, अगर हम कंपनी के हिसाब से देखें तो उसकी वैल्यू 100 रुपीज है ना, बट आपको किसी से उसके 150 रुपये लेने बाकी है ना, 150 रुपीज आने अभी बाकी है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 250, पर आपको किसी को 50 रुपये देने भी बाकी है, ठीक है, तो वो पैसे भी जो बायर होगा उसको देने पड़ेंगे, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 250 माइनस 50 यानी 200, ठीक है। तो उस कंपनी की वैल्यू 100 रुपीज नहीं है, 200 है, क्योंकि हमें सब कुछ देखना पड़ता है कि हमें किसको पैसे देने बाकी है, किससे पैसे लेने बाकी है, तो वो सारी चीजें भी हमें बैलेंस शीट में मिल जाती है, ठीक है। दूसरी एक बात क्या है कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हर ईयरली बनता है ना, यानी एक ईयर में कंपनी की तिजोरी में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, तो वो चीज अगर हमें जाननी है तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, पर वो जब भी हम देखेंगे तो वो हमें एक ही साल का पिक्चर देगा। पर अगर आपको कंबाइंड पिक्चर चाहिए, यानी मान लो कि आपकी कंपनी को 10 साल हो चुके हैं और अभी तक टोटल हम आपने कितने पैसे उठाए हुए हैं और वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट हुए हैं, तो वो जैसे भी एक्यूमुलेट होता जाता है वो चीज हमें बैलेंस शीट में पता चल जाती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट आपको एक ओवरऑल व्यू देता है, जबकि कैश फ्लो सिर्फ एक ही साल में आपका क्या हुआ है वही दिखाता है, ठीक है। तो चलो अभी बैलेंस शीट को समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट को समझने के लिए
आपको ऐसा अज्यूम करना है कि आपको किसी ने अपनी कंपनी चलाने के लिए दी हुई है, ठीक है। आप उस कंपनी के ओनर नहीं है, आपको किसी ने वो कंपनी चलाने के लिए दी हुई है, ठीक है। तो जो बीच में आ जाएगी वो आ जाएगी कंपनी, ठीक है। तो ये कंपनी आपको चलाने के लिए किसी ने दी हुई है। तो मान लो कि आपको उसका सीईओ बना दिया या एमडी बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप वो सोचो कि कंपनी चलाने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, ठीक है। और फिर आपको ये सोचना है कि वो पैसों का आप कहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि आपको वो कंपनी चलाने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो जहां से भी पैसे आ रहे हैं उसको आपको वो पैसे वापस भी करने हैं, ठीक है। तो इसलिए वो चीज बन जाती है लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में एक जो बॉक्स रहता है वो होता है लायबिलिटीज का, ठीक है। लायबिलिटीज में से कंपनी में पैसे जाएंगे, यानी कंपनी को पैसे मिलेंगे जो उसको बाद में लौटाने हैं, ठीक है, जो उसको बाद में लौटाने भी पड़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो पैसे आए हैं वो कंपनी कहीं पे यूज करेगी, तो जहां पे भी यूज करेगी वो बन जाएंगे कंपनी के असेट्स, ठीक है। लायबिलिटीज, असेट्स। और ये जो कंपनी के पैसे हैं जो हमने कहीं पे असेट्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, जब भी हम उसको बेच देंगे तो उससे जो पैसे आएंगे वही पैसे हम जिनसे लिए हैं उनको रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो एक तरफ हो गया लायबिलिटीज, एक तरफ हो गया असेट। आपको ये याद रखना है कि लायबिलिटीज में से पैसे आ रहे हैं यानी हमें पैसे मिल रहे हैं और हम असेट्स में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीज आएगी, तो सबसे पहली चीज आएगी इक्विटी, ठीक है। तो क्यों इक्विटी, क्योंकि मान लो कि प्रमोटर यानी कंपनी का ऑनर खुद ही क्यों ना हो, है ना। तो मान लो कि उसके पास कुछ स्टेक रहेगा कंपनी का 50%, 51%, 55%, ठीक है। प्लस उसने कुछ इक्विटीज दूसरों को भी दी होगी कंपनी चलाने के लिए, जैसे कि हम शार्क टैंक में देखते हैं, ठीक है। उस कंपनी का ऑनर रहता है, वो शार्क टैंक में आता है और कुछ इक्विटीज जो है वो शार्क को ऑफर करता है। तो जो शार्क है वो बेसिकली उनके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं पैसे देके, ठीक है। तो वो जो भी पैसा है यानी इवन ऑनर का पैसा या ऑनर ने जिसको इक्विटीज देके अपना पार्टनर बनाया है उसका पैसा, तो वो जो पैसा है बेसिकली हम कंपनी में लगा रहे हैं, पर हमें कल जाके जब हम कंपनी क्लोज करेंगे तो वो पैसा उनको वापस भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि उसको वापस देना है इसलिए इक्विटी जो है वो लायबिलिटीज में आती है, ठीक है। तो इक्विटी कौन सी चीज में आई, लायबिलिटीज में, ठीक है। यानी एक एक रास्ता हम ये है कि हम जो ऑनर है वहां से पैसा आ रहा है, इक्विटी होल्डर्स के पास से पैसा आ रहा है, ठीक है। दूसरा रास्ता ये है कि हम बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज चली जाएगी बोरोइंग्स में, ठीक है। तो बोरोइंग्स जो है उसमें दो टाइप की बोरोइंग आती है, एक है शॉर्ट टर्म, ठीक है, और दूसरी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हम किसे कहेंगे कि नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर जो भी हमें पेमेंट करना है, एक ही साल की लोन बाकी है, वो सारी चली जाती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। तो नेक्स्ट 1 ईयर में अगर हमें पेमेंट करना है तो वो आएगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। और अगर कोई लोन ऐसी है जो मोर देन 1 ईयर है तो वो चली जाती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। इतना क्लियर है। तो वो जो पैसे आ रहे हैं वो हम डालेंगे लायबिलिटीज में, क्योंकि हमें उसको वापस रिटर्न करने हैं, इसलिए वो चीज आएगी
लायबिलिटीज के अंदर। ठीक है, अभी ये दो चीज तो हो गई कि जो हमारे पैसे के मेन सोर्स है ना, यानी एक पैसा आ रहा है इक्विटी से, एक पैसा आ रहा है बोरोइंग से। ठीक है, तो ये दोनों मेन सोर्स हो गए। तो उसके सिवा जो है वो है अदर लायबिलिटीज। तो जैसे कि ऊपर के दो मेन सोर्स है पैसे कंपनी में आने के लिए, ठीक है, उसके सिवा कौन कौन से सोर्स है, वो है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, ठीक है। क्यों ट्रेड पेबल्स? क्योंकि आप जो अपनी कंपनी है या आपका बिजनेस जो चला रहे हो, उसके लिए आपके पास कहीं से रॉ मटेरियल या सब असेंबली या पार्ट्स सप्लायर के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, उसे आप यूज करके अपना प्रोडक्ट बना रहे हो। तो वो जो पैसे, वो जो पार्ट्स आ रहे हैं, वो जो भी सप्लायर से आपके पास माल आ रहा है, उसको आपको पेमेंट भी करना है। अगर आप वो पेमेंट अभी तक आपने किया नहीं है, तो वो आपकी कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटीज। तो जैसे हमने पहले समझा कि अगर हमें कुछ पैसे देने बाकी है, तो वो चीज भी यहां पे हमें दिख जाती है। ठीक है, तो जो ट्रेड पेबल्स है वो आ जाएंगे आपकी लायबिलिटीज के अंदर। ठीक है, उसके बाद मान लो कि आपको आपके कस्टमर के पास से एडवांस आया हुआ है ना, कस्टमर, तो जो भी एडवांस आया हुआ है उसका सामान अभी आपको, उसका जो प्रोडक्ट है वो उसको देना बाकी है। तो क्योंकि वो चीज हमें देनी बाकी है, इसलिए वो भी आ जाती है लायबिलिटीज के अंदर। ठीक है, तो एडवांस फ्रॉम द कस्टमर वो भी चला जाएगा लायबिलिटीज के अंदर। और उसके बाद आ जाएगी कुछ अदर लायबिलिटीज लाइक रेंट। अगर आप ईयरली रेंट पे कर रहे हो या जो भी कुछ चीजें हैं, वो सारी लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो पोर्शन था वो हुआ लायबिलिटीज का। अभी हम समझते हैं असेट पार्ट उसका। ठीक है, तो उसका जो असेट पार्ट है उसमें क्या आएगा, तो ये जो पैसे लायबिलिटीज है, वहां से हमारे पास पैसे आए, हमारी तिजोरी के अंदर पैसे आए हैं। अभी हम उस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां पे हमने उस पैसे को खर्च किया हुआ है, वो चीज आ जाएगी असेट्स में। तो सबसे पहला तो जो असेट आएगा, असेट क्लास है, वो है फिक्स असेट्स, राइट, फिक्स असेट्स। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपने अपनी कंपनी के लिए कोई लैंड खरीदी है, या बिल्डिंग परचेस की हुई है, या तो फिर आपने कोई मशीनरीज परचेस की हुई है ना, फिर व्हीकल्स लिए हुए हैं, ठीक है, कंप्यूटर, फर्नीचर, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं वो फिक्स असेट्स में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है वो टेंजिबल है, और आपने टेंजिबल यानी एक फिजिकल फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए इसमें आपने पैसे यूज किए हुए हैं, तो वो सारी जो चीजें आएगी वो हो जाएगी फिक्स असेट। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा टर्मिनोलॉजी है CWIP। CWIP का मीनिंग है करंटली वर्क इन अ प्रोग्रेस। ठीक है, तो मान लो कि फिक्स में जो भी आएगा वो कैसा है कि वो चीज तैयार हो चुकी है और उसे हमने अपने बिजनेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, पर CWIP में वो चीज आएगी जिसमें हमने पैसे इन्वेस्ट तो किए हैं, बट अभी तक वो हमारे बिजनेस में एक्टिवली यूज होने के लिए रेडी नहीं है। तो वो क्या है, करंटली वर्क इन अ प्रोग्रेस। मान लो कि कोई कंपनी एक नया प्लांट लगा रही है, ठीक है, अभी वो प्लांट यूसेबल कंडीशन में आया नहीं है, ठीक है, वो अभी तैयार हो रहा है, तो वो जो चीज है वो करंटली वर्क इन प्रोग्रेस में चली जाती है। ठीक है, तो वहां पे भी हमारे पैसे अटके हुए हैं, तो इसलिए हम उसे बोलेंगे करंटली वर्क इन अ प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद ये जो भी पैसे आए हैं
उसकी एक नई कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट, है ना। मान लो कि कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो पैसे, वो हो सकता है कि वो बॉन्ड भी हो या कोई इक्विटी परचेज की हो दूसरी कंपनी की, ठीक है, म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर हमने ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, या तो कोई दूसरी कंपनी को हमने इवन वो पैसे लोन पे दिए हुए हैं, तो वो चीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आ जाती है, ठीक है। तो जहां पे भी जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी था, हमने उसे जहां पे भी पार्क किया हुआ है एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, वो यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो है अदर असेट्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दूसरी साइड हमारे पास अदर लायबिलिटीज थी, है ना, यहाँ पे है अदर असेट्स। तो अदर असेट्स में क्या आएगा कि जैसे यहाँ पे थे पेएबल्स, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे रिसीवेबल्स। मान लो कि आपके पास आपके क्लाइंट से पैसे आने बाकी है, तो वो भी वन पार्ट ऑफ द असेट है, ठीक है, वो पैसे आने आपके पास बाकी है। तो जो भी पैसे हमारे पास तिजोरी में है या आने वाले हैं, वो सारी चीजें आएगी असेट में, ठीक है। तो जो रिसीवेबल्स है वो भी हमारे आ जाएंगे अदर असेट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री, ठीक है, यानी आपके पास आपका प्रोडक्ट बन के रेडी है पर अभी बेचना बाकी है, ठीक है। तो क्योंकि वो बन के रेडी है और कल जाके वो बिकेगा तो उसके पैसे आएंगे, तो वो जो पार्ट है वो भी हमारे असेट के अंदर आता है, ठीक है। जो भी चीज बेच के हमें पैसे मिल रहे हैं वो सारी चीजें असेट के अंदर आएगी, ठीक है। तो वो फिक्स भी हो गया, वो इन्वेस्टमेंट भी हो गया हमारा। तो ये सारी चीजें जब हम लास्ट में बेच देंगे तो उससे हमारे पास पैसे आने वाले हैं। तो वो जो पैसे आएंगे उसके वो जितनी भी कैटेगरीज है वो असेट के अंदर आएगी, ठीक है। उसके बाद है लोन्स। भी ये कौन सा है लोन्स? तो जैसे आप कंपनी चला रहे हो, आपने अपने एम्प्लॉइज को लोन्स दी हुई है ना, या किसी और को भी, किसी और कंपनी को भी लोन्स दी हुई है, तो वो जो चीज है वो यहां पे आ जाती है अदर लायबिलिटीज में, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट है वो है कैश, ठीक है। तो मान लो कि आपने लायबिलिटीज में से पैसे उठाए तो है, पर उसमें से कुछ पैसे अभी खर्च आपने कहीं पे भी नहीं किए हैं, वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं, है ना। तो जो पैसे आपके पास कैश के फॉर्म में अवेलेबल है वो भी आपके असेट गिने जाते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएंगे कैश इक्विवेलेंट में, वो आ जाएंगे कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जब मैंने स्टार्टिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि जो हमारा प्रॉफिट आता है वो कहाँ पे जाता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट की एंट्रीज है वो दोनों में होती है। देखो, ये कभी भी आप देखोगे तो कोई भी कंपनी का जो लायबिलिटीज है और असेट है उसकी वैल्यू हमेशा सेम होगी। उसकी अगर टोटल आप करोगे तो उसकी वैल्यू सेम होगी, यानी उसका मीनिंग क्या हो रहा है कि आपने 100 रुपए कहीं से लिए हैं और वो 100 रुपए आपने कहाँ पे यूज किए हुए हैं। तो इसीलिए क्योंकि उसकी वैल्यू सेम होती है उसे कहा जाता है बैलेंस शीट। वो कभी भी अनबैलेंस नहीं हो सकती, ठीक है। अगर वो इनबैलेंस है तो फिर आपको उसका रीजन देना पड़ता है, ठीक है। तो और वो जब भी इनबैलेंस होती है तो कुछ ना कुछ कंपनी में गफला जरूर होता है। जैसे कि अभी के रिसेंट कुछ एग्जांपल्स है जहां पे क्या करता है, प्रमोटर्स बैंक से लोन्स तो बहुत सारी ले लेता है, ठीक है। फिर उस लोन तो वो लायबिलिटीज में चली जाती है, ठीक है, पर उसके इक्विवेलेंट असेट अच्छे से नहीं आ पाते। वो क्या है कि वो पैसा उसने खुद कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज परचेज करने के लिए यूज कर लिया, यानी आउट ऑफ द बिजनेस कुछ पर्सनल काम के लिए यूज कर लिया है, तो वो चीज असेट में आती नहीं है। और फिर जो असेट्स की वैल्यू कम होती है उसमें वो ज्यादा वैल्यूज दिखा के
इस तरीके से गफले करते हैं प्रमोटर्स। तो इसीलिए हमें बैलेंस शीट को कभी कभी ध्यान से देखने पे हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ठीक है, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर कंपनी का प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट जो है वो हमेशा लायबिलिटीज में एक कैटेगरी बाकी रखी थी मैंने लास्ट के लिए, वो है रिजर्व्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप देखोगे तो जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तब जो पैसे आते हैं प्रमोटर्स से या और जितने भी स्टेक होल्डर्स से, उससे जो पैसे आते हैं वो पैसे जाते हैं इक्विटी के अंदर। ठीक है, मान लो कि आपका इक्विटी में 100 रुपीज आया। ठीक है, 100 रुपए से आपने कंपनी स्टार्ट की है। अभी हर साल जो भी कंपनी का प्रॉफिट बन रहा है वो पैसे किसके हैं? वो है प्रमोटर्स के और शेयर होल्डर्स के। ठीक है, तो उनके पास जाने चाहिए। तो वो जो पैसे है उसकी एंट्री होती है रिजर्व के अंदर। ठीक है, वो जो पैसे प्रॉफिट्स में बने हैं वो पैसे की एंट्री होती है रिजर्व्स के अंदर। क्योंकि हमें वो पैसे प्रमोटर्स को देने हैं इसलिए वो लायबिलिटीज में गिने जाते हैं। ठीक है, पर मान लो कि अभी तक हमने उनको वो पैसे दिए नहीं है। देखो, वो पैसे उनको देने हैं तो वो रिजर्व्स के अंदर चले जाएंगे। जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट बनता है लास्ट में वो रिजर्व के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अभी मान लो कि उससे हमने कोई उनको ना देते हुए कोई असेट परचेस किया है तो हमारे फिक्स असेट या CWIP या हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है तो वो वैल्यूज वहां पे इक्विवेलेंटली बढ़ जाएगी। अगर हमने कहीं पे भी अभी तक यूज नहीं किया है, कोई भी असेट में यूज नहीं किया है, तो वो पैसे ऐसे कैसे ही पड़े हैं कंपनी के पास इन द कैश फॉर्म, राइट। तो वो जो है वो अदर असेट में कैश कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप जब भी कोई भी चीज हम पैसे आते हैं और कहां पे यूज कर रहे हैं उसकी एंट्री लायबिलिटीज और असेट में होनी ही चाहिए। और अगर हमने यूज नहीं भी किए हैं तो फिर वो कैश इक्विवेलेंट में जाने चाहिए। ठीक है, इसलिए हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और असेट की वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, सेम दिखेगी आपको। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट था बैलेंस शीट का वो होता है समाप्त। ठीक है, तो हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसके बाद हमने देखा, एक मिनट, यहाँ पे किसी को मान लो कि लास्ट में समरी बनानी है तो वो ये चीज देख के उसकी समरी खुद बना सकता है। ठीक है, तो आज हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके बाद हमने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट और तीसरा हमने देखा बैलेंस शीट यानी लायबिलिटीज एंड असेट स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना उसे स्टार्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे होते हैं हमारे तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगा है कि आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है उसमें थोड़ी सी भी एडिशन हुआ है, आपको कुछ नया पता चला है, तो प्लीज जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि उससे मुझे अलग ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे और ज्यादा वीडियोस बना पाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय।